Hello everyone. So today we will discuss about textbook and this topic is also common in every teaching subject. So let's start with this one. तो इसमें टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे क्या, उसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, टाइप्स, इम्पोर्टेंस, यूजेस और इवैल्यूएशन. सो टेक्स्ट बुक होती क्या है अब? तो ये एक ऐसी बुक है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, जो ज़रूरी किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और प्लस वो टीचर्स के लिए भी ज़रूरी होती है टेक्स्ट बुक. और ये स्टूडेंट के लिए इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उन्होंने पास भी करना होता है एक पूरे एकेडमिक ईयर, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना होता है. ठीक है, ये चैप्टर्स बने होते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, एक्सरसाइजेस दी होती हैं और ये पूरा का पूरा करिकुलम होल्ड करती है ताकि एक लर्निंग स्टैंडर्ड्स को ठीक करा इम्प्रूव करा जा सके, किसके, स्टूडेंट के या किसी भी लर्नर के. फाइन. सो अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक दैट कंटेन्स comprehensive information about a course or a subject that a student needs to get through the academic year. It has a set of chapters, question answers and exercises included in the curriculum to improve the learning standards of a student. अब आते हैं इसके मीनिंग के ऊपर कि एक टेक्स्ट बुक जो होती है वो एक स्टैंडर्ड बुक होती है, एक टूल होता है किसके लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए, इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस के लिए ऑर्गेनाइज करी जाती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होती है ऐसे, ताकि ये किसको हेल्प कर सके, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को. ठीक है, और ये तभी तो ये जो बुक्स होती हैं ये परफेक्टली कॉम्प्रिहेंसिव और रिलायबल सोर्स होती है नॉलेज के लिए. ठीक है, तो अ टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड बुक यूज्ड एज अ टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ऑर्गेनाइज्ड फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पसेस related to the particular subject of curriculum, organized for the use of students and teachers. So books are considered to be more perfect, comprehensive and reliable source of knowledge. अब इसका प्राइमरी एम क्या आता है कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करना ही नहीं होता एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना भी जो है इसका एक प्राइमरी एम है. तो इट्स प्राइमरी एम इज़ टू नॉट ओनली इम्पार्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बट टू एनेबल वन टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, इसका मीनिंग कर लिया. अब इसके डेफिनेशंस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हॉलक्वेस्ट उन्होंने ये बोला है कि ये टेक्स्ट बुक जो होता है वो एक रिकॉर्ड होता है रेशियल थिंकिंग का, organized for instructional purposes. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इज अ record of racial thinking organized for instructional purpose. The next one is प्रोफेसर कीटिंग ने ये बोला है कि टेक्स्ट बुक जो होता है ये हाफ apparatus होता है किसका, टीचिंग का. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक इज हाफ ऑफ द apparatus ऑफ टीचिंग. अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो एक टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स फॉर रेफरेंस और कंसल्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंस्पिरेशनल बुक्स थर्ड वन, फोर्थ वन इज़ द बैकग्राउंड बुक्स, एक्सपेरिमेंटल बुक्स एंड टीचर्स बुक. ठीक है, ये 6 पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें, 6 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें. तो टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ते हैं. तो ये एजुकेशनल टेक्स्ट कंटेन करती है, इसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डरली अरेंज्ड होती है और धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे ये टीचिंग को बढ़ाती है. मतलब इसका जो लेवल है ना धीरे धीरे इंक्रीज होता है. तो एजुकेशनल टेक्स्ट which propose a structure, an order and a progression in teaching learning process. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी बताया, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं चैप्टर्स में या तो फिर यूनिट्स में. तो इंस्ट्रक्शंस आर स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन चैप्टर्स एंड इन यूनिट्स. फिर ये होता है, मैंने ऑलरेडी ये भी बताया कि सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन होता है यहाँ पे लर्निंग का, और एक्वायर करता है इंसान क्या, एक नया नॉलेज एक्वायर करते हैं इससे बच्चे. ठीक है, तो there is a systematic progression of learning towards the acquisition of new knowledge. The second one is books for reference और consultation. यहाँ पे मैंने on लिख दिया, आप और कर लेना. Books for reference और consultation. यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि properly arranged या organized नहीं होती हैं, ना ही उनका कोई proper स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो इसलिए हेल्पफुल होती हैं ताकि हम उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. जैसे डिक्शनरी होती है, प्रॉपरली नहीं होता, हम आप उसको बैठ कर पढ़ने लग जाएंगे तो दैट वॉन्ट बी अ थिंग. तो आपको क्या करना पड़ता है कि जब कभी भी आप कहीं पे फंस गए या किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आ रहा है तो यू विल रेफर टू द डिक्शनरी. ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लर्निंग की एप्लीकेशन को इन्हांस करती हैं. तो ऐसी ही बुक्स को के लिए हम इस टाइप को यूज़ करें जो कि है बुक्स फॉर रेफरेंस
reference or consultation. तो helping book which neither have proper organization nor structure is specifically applicable to teaching learning process. Example दे दिया यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ साइंस. अब द नेक्स्ट इज इंस्पिरेशनल बुक्स. तो इंस्पिरेशनल बुक्स ऐसी होती हैं जो भी लोगों को इंस्पायर करती हैं या तो फिर अट्रैक्ट करती हैं, ताकि जो है लोग फैक्ट्स को देखें, थ्योरीज़ को पढ़ें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. तो द इंस्पिरेशनल बुक्स जो होती हैं विच इंस्पायर्स एंड अट्रैक्ट्स पीपल टू नो फैक्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ साइंस थॉरली. जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ साइंटिस्ट. अब जैसे कि इंस्पिरेशनल बुक्स में यहाँ पे एसएसटी वाले में आप ये भी डाल सकते हो कि जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी डाल दी, जैसे माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ गांधी जी की है, तो ऐसे ऐसे आप ऑटोबायोग्राफीज बायोग्राफीज जो हैं वो डाल सकते हो. फाइन. द नेक्स्ट वन इज़ द बैकग्राउंड बुक्स. तो बैकग्राउंड बुक्स जो हैं जो कि एवोल्यूशन के बारे में बताती हैं हमें साइंस के, उसको एवोल्यूशन बुक्स के टाइप्स में हम पढ़ते हैं. जैसे कि स्टोरी ऑफ मैन आ गया, स्टोरी ऑफ अर्थ आ गया. द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल बुक्स. एक्सपेरिमेंटल बुक्स जो होती हैं ऐसी किताबें जो कि एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ कंटेन करती हैं जो कि फील्ड ऑफ साइंस से रिलेटेड होती हैं. तो विच कंटेन एक्सपेरिमेंटल बुक्स आर द वंस विच कंटेन्स एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फील्ड ऑफ साइंस. और यहाँ पे क्या होता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स विद सिंपल इक्विपमेंट. ठीक है. अगली आती है टीचर्स बुक. अब टीचर्स बुक्स. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि टीचर को भी ज़रूरत होती है बुक्स की, तो ताकि वो टीचर्स को हेल्प कर सके, ताकि वो अपना लेसन ऑर्गेनाइज कर पाएँ. कैसे? एक सिस्टमैटिक मैनर में, ऑर्डरली अरेंज्ड हो पाए, ताकि वो पढ़ाने में भी आसानी हो और बच्चे को समझने में भी आसानी हो. तो टीचर्स बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो कि हेल्प करती हैं, विच हेल्प्स टीचर्स टू ऑर्गेनाइज लेसन इन अ सिस्टमैटिक मैनर. एग्जाम्पल जैसे कि हाउ टू टीच साइंस. ठीक है. अब पढ़ते हैं इसके बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं. तो नंबर 1 कि ये गाइड की तरह सर्व करती है हमें टेक्स्ट बुक्स. ठीक है. तो सर्व्स एज अ गाइड. ये फैसिलिटेट करती है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस को, एक्टिव लर्निंग को स्टिमुलेट करती हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग को स्टिमुलेट करती हैं, प्रॉपर नॉलेज देती हैं एक सब्जेक्ट मैटर का, किसी कंटेंट का. ठीक है. ये प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करती हैं लेसन की. ये टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं, हमारा टाइम और एनर्जी दोनों सेव करती हैं. ये चीप भी होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, अफोर्ड कर सकता है कोई भी. रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, न्यू आइडियाज़ को इम्पार्ट करती है और को रिलेशन में भी हेल्प करती हैं. कुछ चीज़ ऐसे होंगी जो आपने पहले पढ़ी होंगी तो उसके साथ को रिलेट करने में भी आपको आसानी रहेगी. या को रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि डेली लाइफ के साथ जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसके साथ भी को रिलेट कर सकती हैं, जैसे साइंस की कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं. फाइन. सो द नंबर 1 इज सर्व्स एज अ गाइड. नंबर 2 फैसिलिटेट्स इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस. नंबर 3 स्टिमुलेट्स एक्टिव लर्निंग. 4th stimulates thinking and reasoning. 5th proper knowledge of subject matter. 6th helps proper planning of the lesson. 7th improves teaching and learning. 8th saves time and energy. 9th cheap and economical. 10th reliable source of information. 11th imparts new ideas. और 12th क्या है? helps in correlating. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूजेस. क्या होते हैं इसके? ये एक तो ये है कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है. दूसरा क्या, टेक्स्ट बुक जो है वो हमें जुडिशियसली यूज़ करनी चाहिए इनको. और फिर ये है कि ये एज अ गाइड हेल्प करती है हमें, रिवीजन के लिए हेल्पफुल हैं. जैसे कि सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकता है कोई भी इंसान. कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती हैं. ये होम स्टडी के लिए हेल्पफुल होती हैं. ये स्किल्स जो है हम डेवलप कर सकते हैं इससे. क्लास में कुछ भी चीज़ें पढ़ी होंगी उसको हम घर में आके फिर से अच्छे से किताब खोल के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो सप्लीमेंट करती है क्लास वर्क को. चीप होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं और रिलायबल होती है, अफोर्ड कर सकते हैं लोग इसे. और रिलायबल भी होती हैं, आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं. एक्यूरेट कंक्लूजन्स पे पहुंचती है ये. हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी को क्रिएट करती हैं ये. टीचर्स को भी हेल्प करती हैं ताकि वो लेसन अपना प्रिपेयर कर सकें आसानी से. नॉलेज को डिवाइड करती हैं यूनिट्स में. अब देखो एक यूनिट में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो ये बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में डिवाइड करती है चैप्टर्स को एक यूनिट में. और बड़े सारे फैक्ट्स जो होते हैं आपको एक ही प्लेस में मिल जाते हैं. आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी और को रेफरेंस की तरह आप कुछ चीज़ों को ले सकते हो, मीनिंग्स एंड ऑल. पर कुछ जो जितने की फैक्ट्स सफिशिएंट होते हैं वो एक बुक में आपको मिल जाएंगे उसी कंटेंट के ऊपर. और ये हेल्पफुल होती हैं गिविंग द एग्ज़ाम्स. अब पास भी तो करना है क्लास में, एक क्लास को आगे प्रमोट भी होना है, तो इसलिए एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल होती हैं ये.
तो द नंबर 1 is functions as an important source of knowledge. Number 2 is a textbook needs to be used judiciously. Number 3, guide. Number 4, revision. Number 5, understanding concepts. Number 6, scientific attitude. 7th, home study. 8th, variety of skills can be developed. 9th, supplements the classwork. 10th, cheap, economical and reliable. 11th, accurate conclusions can be drawn. 12th, creates the habit of self-study. 13th, helps a teacher in preparing his lesson. 14th, helps in dividing the knowledge into units. 15th, many facts are placed at one place. 16th, helpful in giving examination. अगला और इसका लास्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा वो है एवैल्यूएशन ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो इसको हम 2 हेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक हम एवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, नंबर 1 में हम पढ़ेंगे हंटर्स स्कोर कार्ड एंड द नंबर 2 इज द वोगल्स क्राइटेरिया, ठीक है। एवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं हम एक टेक्स्ट बुक को। तो वेरियस क्राइटेरियाज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक टेक्स्ट बुक को एवैल्यूएट कर पाएँ, ठीक है। तो कुछ स्कोर कार्ड्स हैं, चेकलिस्ट हैं जो कि डिवाइस करी गई हैं ताकि हम एक टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट कर पाएँ। जैसे कि एग्जांपल है हंटर का। हंटर ने स्कोर कार्ड डेवलप किया टेक्स्ट बुक्स की एवैल्यूएशन के लिए जिसमें 7 मेजर फैक्टर्स दिए गए। तो ये जो 7 आइटम्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं फॉर द स्कोर्स आर गिवन बिलो। अब देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 इज़ एजुकेशनल रैंक ऑफ ऑथर, इसके लिए 50 स्कोर दिया गया है। फिर द सेकेंड इज़ मैकेनिकल मेकअप एंड कॉस्ट। अब ये भी ज़रूरी है कि जो भी टेक्स्ट बुक है वो कैसी दिखने में कैसी है, अट्रैक्टिव है, उसके कवर्स कैसे हैं, बाइंडिंग उसकी कैसी है, उसका फॉन्ट कैसा है, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें अच्छे से डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, सब कुछ अच्छे से है कि नहीं है। तो मैकेनिकल मेकअप जो है उसको यहाँ पे 100 दिया है स्कोर, ठीक है। अब थर्ड है साइकोलॉजिकल साउंडनेस, ठीक है, इसको 300 स्कोर दिया गया है। फोर्थ इज द सब्जेक्ट मैटर, 250 स्कोर है। फिफ्थ इज लिटरेरी स्टाइल जिसको 110 स्कोर दिया गया है। लर्निंग एक्सरसाइजेज जिसको 140 स्कोर दिया गया है एंड टीचर्स हेल्प जिसको 50 स्कोर दिया गया है। और ये जो टोटल स्कोर कितना बना है 1000 बना दिया गया है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे 7, एजुकेशनल रैंक ऑफ ऑथर, सेकेंड इज द मैकेनिकल मेकअप एंड कोर्स, थर्ड साइकोलॉजिकल साउंडनेस, फोर्थ सब्जेक्ट मैटर, फिफ्थ लिटरेरी स्टाइल, सिक्स्थ लर्निंग एक्सरसाइजेज एंड सेवंथ इज द टीचर्स हेल्प, ठीक है। अब हम बात करेंगे वोगल के क्राइटेरिया के बारे में। तो वोगल ने भी सजेस्ट किया एक स्पॉट चेक एवोल्यूशन जो कि हम एवैल्यूएशन स्केल जो कि क्या है एक गुड गाइड की तरह हमें हेल्प कर सकती है ताकि हम एक टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट कर पाएँ। तो जो मेजर क्राइटेरिया जो है उसको 10 मेजर हेड्स में ग्रुप किया गया और वो कौन कौन से हैं। एक तो है नंबर फर्स्ट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑथर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान लिख रहा है उस किताब को, ठीक है, उसके पास बिल्कुल ठीक जो है वो क्वालिफिकेशन तो ठीक है ना उसकी, ऐसे तो नहीं है कि उसने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किताब का होना। फाइन। द सेकेंड इज़ द ऑर्गेनाइजेशन की जो किताब है वो ऑर्गेनाइज कैसे की गई है। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ऐसा है कि जो भी कंटेंट उसमें दिया गया है वो एकदम से ही हौच पौच तरीके से ना दिया हो, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट की। और उसको जो है और वो जो ऐसी किताब ऐसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि जो वो है वो कंटेंट जो है वो बच्चों के इंटरेस्ट को होल्ड कर पाए, कैप्चर कर पाए उसके लिए। इसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर थर्ड इज़ द कंटेंट उसमें ठीक है, बिल्कुल अच्छे से अरेंज्ड है, एग्जाम्पल्स पूरे ढंग से दिए गए हैं, ये सब कुछ ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। द फोर्थ इज़ द प्रेजेंटेशन कि प्रेजेंट कैसे किया गया पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से करा गया है, ऐसा सब कुछ। द नेक्स्ट वन इज़ द एक्यूरेसी कि जो भी कंटेंट दिया गया है टेक्स्ट बुक में वो ठीक तो है, कम ऐसा तो नहीं है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा वो गलत ही ना पढ़ ले। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सब्जेक्ट मैटर दिया गया है किताब में वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। और कुछ ना कुछ माइनर सी मिस्टेक्स आ जाती हैं बट द कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट,
ठीक है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पे हो जाती हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेट होना चाहिए जो भी चीज़ें दी गई हों उसमें। रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि देखिए जैसे कि अगर ऐसी कोई टेक्स्ट बुक्स बनाई जाएँ जिसमें 3-3 4-4 लाइन का एक ही सेंटेंस हो, तो उसमें पढ़ने में भी प्रॉब्लम होएगी, लर्न करने में भी प्रॉब्लम होगी और उसको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, कैसे फ्रेम किया गया है, उसके फ़ॉन्ट का कैसे यूज़ करा गया है, और सब रीडेबिलिटी में इसमें ये भी है कि जो कंटेंट है वो कैसे प्रेज़ेंट भी अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ है उसका अगर उसके साथ उसका डायग्राम लग सकता है तो उसको वहाँ पे लगाया जाए, या सब कुछ ये आता है रीडेबिलिटी में। एडेप्टेबिलिटी में ये मतलब है, अब जो टेक्स्ट बुक तो ऐसे बना दी जाती है, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो कहीं जैसे कि कुछ होते हैं अर्बन एरिया के, कुछ होते हैं रूरल एरिया के, तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे समझने में। तो इसलिए एडेप्टेबिलिटी ऐसे टेक्स्ट बुक्स ऐसी होनी चाहिए कि सारे के सारे बच्चे जो हैं उसके साथ अडेप्ट हो जाएं। नंबर 8 इज़ द टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या होता है कि सफिशिएंट नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिए होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए, वो रेफरेंसेस जो हैं वो लास्ट में दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे को अगर क्यूरियोसिटी है कुछ और उसके बारे में कुछ और चीज़ें जानने की, तो वहाँ से उस रेफरेंस मटेरियल को उसको यूज़ कर पाए। द नेक्स्ट वन इज़ द इलस्ट्रेशंस, तो पूरे प्रॉपर डायग्राम्स दिए होने चाहिए, कलर डिफरेंसेस भी बनाए होने चाहिए, ताकि जैसे लेबलिंग वगैरह जो है वो यूज़ हो रही है वहाँ पे तो वो ढंग से हो। डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए और वेल सेलेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डायग्राम कहीं पे भी दे दिया हुआ है, कंटेंट कुछ और डायग्राम कुछ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इलस्ट्रेशन जो होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए प्लस सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाता है इलस्ट्रेशंस में। अब फिर अपेयरेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुकी कि किताब की अपेयरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मायने देती है, ताकि वो अच्छी होनी चाहिए, दिखने में अट्रैक्ट करनी चाहिए बच्चे को। अब आता है अब इसके बारे में ये बोला जाता है कि वोगल्स कार्ड जो है वो सजेस्टिव था और इसके एट द सेम टाइम वो सब्जेक्टिव भी था। और इसके साथ वी आर डन विद दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।